नमस्कार दोस्तों, वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्स्ट यूनिट के सभी डाउट को आज क्लियर करेंगे। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। Software engineering is the process of designing, developing, testing, and maintaining software that is called software engineering. अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल मॉडल्स, टू इम्प्रूव डिजाइन लैंग्वेज एंड रीयूजेबल कोड, टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, लो मेंटेनेंस, लो प्रोडक्शन कास्ट एंड इम्प्रूव क्वालिटी। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि इसके डिफिनीसन से सब क्लियर हो रहा है जो यहाँ पे लिखा है। तो हमें नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका हमने ट्रिक बना रखा है कि DPTV लूडो मतलब दया प्रसाद तब लूडो। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या भाई तब लूडो खेलें, तो वही बोल रहा है दया प्रसाद। कोई बोल रहा है कि दया प्रसाद तब लूडो। ट्रिक है दया प्रसाद तब लूडो, DPTV। चलिए डी से हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, P से प्रोग्राम, T से टेस्ट केसेस, B से बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, L से लाइब्रेरीज, U से यूजर इंटरफेस, D से डॉक्यूमेंटेशन एंड O से ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स। प्रोग्राम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बारी बारी सबको जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सोर्स अबाउट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कंटेंट इन डिजाइन डॉक्यूमेंट डिटेल कोड कमेंट एक्सेट्रा, सब क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम मतलब होता है प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। फिर हम बात करते हैं आपका टेस्ट केसेस क्या होते हैं। तो आपको पता होगा टेस्ट केसेस क्या होते हैं। सेट ऑफ इनपुट्स एग्जीक्यूशंस कंडीशन एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट दैट इज कॉल्ड टेस्ट केसेस, जो आप कोडिंग में करते हैं। बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट क्या होता है? बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि यूज टू बिल्ड एंड डेवलप पैकेज डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दैट इज कॉल्ड बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट। लाइब्रेरी क्या होती है? कोड कैन बी रीयूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म कॉमन टास्क। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस मतलब होता है द यूजर इंटरफेस इंटरेक्ट्स विद द सॉफ्टवेयर सच एज बटन्स मीन्स एंड टेक्स्ट फील्ड्स। फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर सच एज यूजर मैनुअल्स एंड टेक्निकल गाइड्स। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा है इसकी डिफिनीशन। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कितना भी पढ़ लो ना, आपको याद कुछ ही पॉइंट रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही पॉइंट लिखो जो हमें एग्जाम में याद रहे। फिर वहाँ अगर आपका यहाँ डाउट एकदम क्लियर रहेगा, सब चीज़ आप समझे रहेंगे ना, वहाँ पे जाके आप एकदम आराम से पेपर करके आएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक एक चीज़ मत पढ़ो पूरा। जैसे आप बच्चे क्वांटम उठाते हैं और एक एक चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं बिना समझे। उससे अच्छा है कि आप उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट उठाओ जो हमें एग्जाम में याद रहें। अब तुम पूरा एकदम हिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे पूरी कहानी और एग्जाम में बैठोगे सब भूल जाओगे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है आप कुछ कम ही पॉइंट पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो याद करके जाओ और कम पॉइंट में आप ज़्यादा लिख सको एग्जाम में। क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और आपको 3 घंटे लगातार लिखने पड़ जाते हैं। कभी कभी टाइम कम पड़ जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि कम कम पढ़ो, ज़्यादा परफॉर्मेंस करो। कम कम पढ़ो मतलब हम पढ़ेंगे कम लेकिन लिखेंगे ज़्यादा, मेहनत कम करेंगे रिजल्ट ज़्यादा आएगा। चलो आगे चलते हैं।
मैं मान चलता हूँ कि आप लोग सब चीज़ अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले से। ये मैं रिवीजन टाइप का, मतलब मेरी क्लास जो है रिवीजन टाइप का, क्योंकि 2-3 दिन एग्जाम रह गया है तब वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसी के हिसाब से बना रहा हूँ कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। फिर कभी डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप लोगों का एग्ज़ाम है तो रिवीजन क्लास चल रही है और आप लोगों को बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हमने ट्रिक बनाया है सम सी डी एस, SUM सम सी डी एस से हो जाएगा सिस्टम डिज़ाइन, अपडेट, मेंटेनेंस, कोड डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, सिस्टम एनालिसिस, ये होते हैं फीचर्स। हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 नंबर में आ सकता है। 10 नंबर में अगर ये आया मतलब इसके ऊपर कोई आपको डिफिनीशन लिखने को मिलेगा, फिर बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, नहीं तो 2 नंबर में तो फिक्स है, मतलब ये एग्जाम में आने वाला ही है मान लो। तो डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मतलब ये होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि मॉड्यूल इज ए ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड, जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इज ए मॉड्यूल विथ एडिशनल लिमिट, और मॉड्यूल इज यूज टू मॉडल द सिस्टम इन फंक्शन व्यू। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर यूज टू मॉडल ए सिस्टम इन टेक्निकल व्यू। यहाँ क्या है फंक्शन व्यू, वहाँ क्या है टेक्निकल व्यू। मॉड्यूल्स आर द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग एनालिसिस द कोड, जबकि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर अबाउट द हाई लेवल डिजाइन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगर आप सिलेबस अपना चेक करेंगे तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हमने छोड़ रखी है, वो भी मतलब ऐसी चीज़ें छोड़ी जो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं गए हैं, कभी पूछे ही नहीं जाते हैं, वो चीज़ छोड़ा हूँ। ठीक है, तो आपको डरना नहीं, अगर आप ये पूरा पढ़ के जाएंगे तो 100% फंसेगा। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो पेपर आउट है, यहीं से आएगा पेपर, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहीं से आएगा। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज ए टर्म used in computer science for the difficulty of writing useful model efficient computer programs in the required time। चलो इसको हम आगे डिटेल में जानते हैं, रीजन्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस से सब क्लियर हो जाएगा। तो रीजन्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात करें तो क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप बिटवीन इंड यूजर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, और क्या होते हैं हाई सॉफ्टवेयर कास्ट कंपेयर टू हार्डवेयर कास्ट। तीसरा बात करें कि चेंज इन इंड यूजर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज द प्रॉब्लम फॉर डेवलपर। चौथा क्या है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इज नॉट अप टू मार्क और नॉट डन टाइमली। पांचवा इंक्रीज इन साइज ऑफ सॉफ्टवेयर, और छठवां इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एरिया। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस में डिसएडवांटेज की बात करें तो पुअर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, लेट डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, हाई कॉस्ट कंपेयर टू एस्टिमेट कॉस्ट, एंड नॉट एबल टू मीट करेंट डिमांड फॉर which it used not able to meet current demand for which it should accommodable। फिर हम बात करते हैं कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस इट इज़ ए स्ट्रक्चर लॉजिकल अप्रोच टू डेवलप ए स्टेबल फाइनल प्रोडक्ट। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड लॉजिकल अप्रोच टू डेवलप ए स्टेबल फाइनल product। Conventional engineering process uses the software tools to design and analyze their own systems। इसको हमने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस जो लिखा है यहाँ से आपका एक एक चीज़ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मतलब आप जादू जान जाएंगे, भूलेंगे ही नहीं कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है। आप टेंशन ना लीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ए रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग एंड डेवलपिंग डिफरेंट
काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, मतलब सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये सब यहीं से समझ लो कि हमारी ब्रांच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है। सिविल मैकेनिकल वाले हो गए वो क्या है, वो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो क्या है, कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। ये चीज़ अगर दिमाग में रख के जाओगे तो नहीं भूलोगे। चलो बात करते हैं, जो मैंने बोला भी वो यहाँ से क्लियर होगा। आइए मैं दिखा रहा हूँ मैं क्यों बोला हूँ। देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ मेनली रिलेटेड विथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड राइटिंग कोड्स फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस। और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग कार्स मशीन्स हार्डवेयर एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट कास्ट इज़ लो, और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट कास्ट इज़ हाई। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा डेवलपमेंट कास्ट इज़ लो, डेवलपमेंट कास्ट इज़ हाई, तो एग्जाम में इतना ही नहीं लिखोगे, इसके पहले लिख लेना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, फिर कोमा लगाना, फिर लिखना डेवलपमेंट कास्ट इज़ लो, और फिर यहाँ पे कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस कोमा लगा के डेवलपमेंट कास्ट इज़ हाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या बता रहा है। इसका मतलब यह है कि आप 2 लाइन में लिख दिए। AK2 का मतलब क्या है, कापी भरोगे नंबर मिलेगा, तो यहाँ कापी भरोगे नंबर मिलेगा। 2 लाइन हुआ, 1 लाइन बढ़े बहुत है। AK2 पढ़ता कहाँ है वहाँ का टीचर, पढ़ता नहीं है। आप कितना भी लिख के आओ, जो मन में होता है वही नंबर देते हैं। बस अपना बेस्ट दे के आओ और लिख के आओ, कापी भर के आओ। एग्ज़ाम फीस दिए हो तो उसको सूल करके आओ, मतलब हम 7850 रुपये दिए हैं तो कापी लिखेंगे और दम तक लिखेंगे, जब तक दम रहेगा तब तक लिखेंगे। बात करते हैं, देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में और क्या डिफरेंस है। टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, टेस्टिंग अकर्स मेनली आफ्टर प्रोडक्ट कंप्लीटेशन। फिर इट इज़ मेजरली स्टैंड ऑन क्वालिटी। ये क्या होता है, इट मेजरली स्टैंड ऑन मास प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स डेवलप्स अब्स्ट्रक्टिव प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट डेवलप्स एक्चुअल रियल प्रोडक्ट से ब्रिज बिल्डिंग। दोनों के बीच में देखो जो अभी मैं बोला इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो डेवलप होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को आप छू तो सकते नहीं, तो देख ही सकते हो। जबकि कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो प्रोडक्ट डेवलप होते हैं उसको एक्चुअल में हम देख सकते हैं। जैसे ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गई कोई, तो देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको देख सकते हैं लेकिन छू तो सकते नहीं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते समय बता दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर में क्या होता है कि राइटिंग कोड लिखते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। जबकि कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि बिल्डिंग हाउसेस घर बनाते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर हो, कार मशीन सब क्या मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, काम कर सकते हैं। तो यही है इसका एग्जाम्पल। फिर आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है। देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, लास्ट में क्वालिटी आया, मतलब हम क्वालिटी की बात करेंगे। किसकी क्वालिटी की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर। तो क्वालिटी कैसी पसंद होती है, सबको अच्छी पसंद होती है, तो यहाँ पे भी हम अच्छे की बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज ए फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसके 2 मेन अप्रोचेस होते हैं, डिफेक्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट। देखिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट में हमने एक ट्रिक बनाया है। मिस्टर संजू सैमसंग को सब जानते होंगे, क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो मिस्टर संजू सैमसंग एक कैच दे टप्पू। कौन सा टप्पू है, तारक मेहता वाला। तो मिस्टर संजू सैमसंग बोल रहे हैं कि टप्पू एक कैच दे दे, मतलब मिस्टर संजू सैमसंग एक कैच दे टप्पू। मिस्टर संजू सैमसंग बोल रहे हैं कि एक कैच दे दे टप्पू। चलो इसी पे हम बात करते हैं। एम से हो जाएगा मेंटेन एबिलिटी,
आर से हो जाएगा रीड एबिलिटी, एस से स्पीड, एस से सिक्योरिटी, ई से एरर फ्री, सी से करेक्टनेस, डी से डिजाइन, ई से इजी टू यूज, पी से पोर्टेबल, पी से परफॉर्मेंस, यू से अंडरस्टैंड एबिलिटी। चलो हम मेंटेन एबिलिटी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव करने हों तो उसमें हम आसानी से कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मेंटेन एबिलिटी। फिर रीड एबिलिटी मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड रीडेबल होना चाहिए, अर्थात जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, मतलब यही होता है जिसको हम आसानी से पढ़ सकें उसी क्या बोलते हैं, रीड एबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर को कम समय गंवाएं, मतलब कम समय खर्च किए हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर लें। ऐसी मतलब इसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, तो सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर में जो डेटा अवेलेबल हैं वो कौन कौन मतलब कौन कौन प्रोसेस कर सकता है। अगर कोई इंटरनेट पर आधारित सॉफ्टवेयर है तो उसमें इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन होने चाहिए, इंक्रिप्शन तथा डिक्रिप्शन दोनों होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि एरर फ्री क्या होता है, तो एरर फ्री क्या होता है, सॉफ्टवेयर एरर मतलब क्या होता है, गलती, हिंदी में बोलते हैं त्रुटियाँ। तो सॉफ्टवेयर एरर मुक्त होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में एरर होंगे तो सॉफ्टवेयर की रीएबिलिटी तथा सिक्योरिटी कम हो जाएगी, जिसमें सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब वही करेक्ट से है, मतलब जो भी उसमें एकदम सही सही काम करें। फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यूजर सॉफ्टवेयर के प्रति तभी आकर्षित होगा जब उसका डिज़ाइन अच्छा होगा। फिर हम बात करेंगे इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ से समझ रहे हो क्या हो, मतलब हम इजी से मतलब इजी टू यूज़, अच्छे से यूज़ कर सकें, आसानी से यूज़ कर सकें। टेस्टेबिलिटी क्या होता है, टेस्टेबिलिटी मतलब होता है, टेस्टेबिलिटी का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर को आसानी से टेस्ट किया जा सके। फिर आता है पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्या है, सॉफ्टवेयर पोर्टेबल होना चाहिए, अर्थात मतलब यह होता है कि सॉफ्टवेयर दूसरे इन्वायरमेंट पर भी आसानी से रन होनी चाहिए। फिर बात करते हैं एसडीएल। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ एसडीएलसी है, चलो एसडीएलसी की बात करते हैं कि एसडीएलसी होता क्या है। एसडीएलसी पूरा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसडीएलसी पे ही बेस्ड है। एसडीएलसी मतलब सॉफ्टवेयर, एसडीएलसी पे पकड़ मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पांचों यूनिट पे पकड़। एसडीएलसी पढ़ के जाना है और अच्छे नंबर लाना है, यही नारा होना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर के दिन कि एसडीएलसी पढ़ के जाना है, अच्छे नंबर लाना है। चलो हमने एक नारा बना दिया कि एसडीएलसी को पूरा करना है और नंबर अच्छे लाना है। नहीं बैठा, चलो कोई बात नहीं, अपने से बैठा लेना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एसडीएलसी का पूरा नाम क्या है, एसडीएलसी का पूरा नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, लाइफ बनाने वाला क्वेश्चन है डियर, ये लाइफ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर देने जा रहे हैं, अगर इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो लाइफ चौपट हो जाएगी। तो लाइफ बनाने वाला है तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, छोड़ें क्यों। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज ए प्रोसेस दैट प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर विद द हाईएस्ट क्वालिटी एंड लोवेस्ट कास्ट in the shortest time possible. SDLC provides a well-structured flow of phases that help an organization to quickly produce high-quality software which is well tested and ready for production use. हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में आपको बताते हैं क्या होता है, इसका मतलब 2 लाइन में, ठीक है। SDLC एक सॉफ्टवेयर या सिस्टम के फाइल को एक्सप्लेन करता है, मतलब एक्सप्लेनेशन करता है। ये क्या करता है, एसडीएलसी डेटाबेस मतलब डेटाबेस डिज़ाइन एसडीएलसी का एक बेसिक कंपोनेंट्स है। डेटाबेस डिज़ाइन एसडीएलसी का एक बेसिक कंपोनेंट है। किसी भी सिस्टम
या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप्स या प्रोसेस आते हैं उन सभी स्टेप्स को मिला के हम SDLC कहते हैं। उसी सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, SDLC उसी बोलते हैं। SDLC मतलब क्या होता है कि एक बार और सुन लो, डेटाबेस डिज़ाइन SDLC का एक बेसिक कंपोनेंट्स है। किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जितने स्टेप्स या प्रोसेस आते हैं उन सभी स्टेप्स को मिला के SDLC बना है या SDLC कहते हैं। SDLC के लिए हमने याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। देखो ट्रिक कब काम आते हैं पता है, ट्रिक तब आपके काम आते हैं जब आपको पहले से याद हो। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आप बैठते हैं और दिमाग से अचानक उतर जाता है। तो ट्रिक अगर आपको पता रहेगा, ट्रिक याद रहेगा ना, तो हो सकता है आपको नाम भूल जाए उस समय, होता है बहुत बार होता है, दिमाग से उतर जाता है। तो आपको अगर ट्रिक याद आ गया तो आप कभी कभी होता है एग्जाम में क्या होता है कि हम पढ़ के खूब जाते हैं, वहाँ पे भूल जाते हैं, कोई थोड़ा सा याद कराता है, स्टार्टिंग का कुछ भी हल्का सा याद कराता है आपको पूरा याद आ जाता है, उसीलिए बनता है ट्रिक। तो यहाँ पे हमने SDLC के लिए ट्रिक की है कि फ्रॉड, FRD मतलब फ्रॉड, CTDM, सिटी मतलब वही है सिटी शहर वाला, तो फ्रॉड CTDM, एक सिटी में फ्रॉड DM दे दिया। ट्रिक ये है फ्रॉड CTDM। F से हो जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी, R से रिक्वायरमेंट एनालिसिस, D से डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, सब के बारे में बात करते हैं। अब देखो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी मतलब होता है प्लानिंग। द मेन गोल ऑफ दिस फेज इज टू डिटरमाइन वेदर इट शुड बी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फिजिबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। फिर हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन क्या होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग लिखा था वहाँ, दोनों का मतलब सेम ही है। तो द मेन एम ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर एंड डॉक्यूमेंट्स देम प्रॉपरली। मतलब रिक्वायरमेंट मतलब हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट मतलब वही होता है। डिजाइन मतलब क्या होता है, द एम ऑफ डिजाइन फेजेस इज ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द SRS डॉक्यूमेंट्स। SRS आगे है, आगे पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। SRS documents into structure that is suitable for implementation in some programming language। डिजाइन मतलब डिजाइन से है, ठीक है। आगे क्या है, कोडिंग एंड टेस्टिंग, दोनों के एक ही में लिख दिया। कोडिंग क्या है, जो हम लोग कोड करते हैं, ठीक है, कोड किए फिर क्या करते हैं, कोड के बाद टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं, फिर हम मेंटेनेंस की बात कर। देखो टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग दो प्रकार, एक होता है अल्फा टेस्टिंग, एक होता है बीटा टेस्टिंग। कई बार एक क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में कि व्हाट इज इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, 2 मार्क्स में बस, या टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। आप देख लेना पिछले साल के क्वेश्चन, तो 2012 से देखना, 2012 से लेकर के 2022 तक में कम से कम 4-5 बार जरूर पूछा है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, याद करके जाना। ये 2 नंबर में लगभग हर बार पूछा जाता है, तो पूछा ही जाएगा, मान के चलते हैं, और बहुत ईजी है। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, इट इज़ डन एट डेवलपर एंड, और बीटा मतलब क्या होता है, ए होता है डेवलपर एंड और ए होता है बीटा एंड। बीटा टेस्टिंग क्या होता है, यूजर एंड होता है। द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन रिपोर्ट। मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस मतलब होता है कि मेंटेनेंस होता है लास्ट स्टेप। Maintenance is the most important phase of a software life cycle. There are basically 3 types of maintenance: corrective maintenance, perfective and adaptive maintenance। के बाद हम आगे बढ़ते हैं, SDLC ख़त्म, और SDLC अब लेकर चलेगा। अब जहाँ भी जाओगे ना वहाँ तुम्हें मिलेगा, जान लो SDLC का कंसेप्ट। वाटरफॉल मॉडल में घुसे, यहाँ भी अब SDLC आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा 500 यूनिट तक SDLC पागल कर देगा। अब कितना यूज़ है यार SDLC में, क्या है, फ्रॉड CTDM, एक ऐसा शहर जिसमें फ्रॉड DM आ गया, SDLC है। हमने आपको ट्रिक बताया, उसी सारे सब खत्म है यार। तो फर्स्ट यूनिट में कुछ नहीं है, अब फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी किस्मत सही है, बहुत ईजी है। देखो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, सेम आपका SDLC का कंसेप्ट चलेगा, बस हर जगह सुनते रहिए। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, द वाटरफॉल मॉडल इज ए क्लासिकल मॉडल
यूज इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टू क्रिएट अ सिस्टम विथ ए लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच. इट इज termed as waterfall because the model develops systematically from one phase to another in the downward fashions. हिंदी में समझाऊं? चलो समझा रहा हूँ, मतलब समझो इसको, देसी तरीके से समझते हैं क्या होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वाटरफॉल मॉडल SDLC का एक फेमस वर्जन है. ऐसे समझो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक फेमस वर्जन है. वाटरफॉल मॉडल लीनियर तथा सीक्वेंशियल मॉडल है. इसका मतलब यह है कि एक डेवलपमेंट फेज तब तक शुरू नहीं हो सकता है जब तक कि पिछला वाला फेज पूरा नहीं हो जाता है. मतलब हम तब तक शुरू नहीं करेंगे जब तक हम पहले वाला, मतलब जैसे आपको कोई काम दे दिया गया, ठीक है, आपको काम दे दिया गया कि आपको कोई टास्क दे दिया, 3 काम दे दिया गया, ठीक है. पहला काम यह है कि आप सुबह 7 बजे उठिए और 7 से 8 बजे तक नहा धो के एकदम फिट होके रेडी रहो. पहला काम तो है कि 7 से 8 के बीच में रेडी हो जाओ. 8 से 9 क्या करना है आपको? नहा धो खा पी के 7 से 8 तक रेडी. 8 से 9 तक आपको पहुंचना है कहीं. जैसे मान लीजिए आपको खा कर के दिल्ली पहुंचना है. दिल्ली कहाँ? दिल्ली कोई जगह ले लेते हैं, ठीक है, चलो अशोकनगर. अशोकनगर में आपको पहुंचना है. फिर 9 से 10 के बीच में आपको, हम अरुण जेटली मैदान ले लेते हैं, ठीक है, दिल्ली स्टेडियम लेते हैं, ऐसे बोलो दिल्ली स्टेडियम. दिल्ली आप 7 से 8 बजे तक तैयार होके 8 से 9 आप, मतलब 1 घंटे के अंदर आपको दिल्ली स्टेडियम में पहुंचना है. और 9 से 10 के बीच में क्या करना है, बता सकते हो क्या करना है? अरे जो इच्छा हो करो यार, ठीक है. 9 से 10 जाओ दिल्ली स्टेडियम में, घुस जाओ, जो मन हो करो, बस टिकट लिए रहना, जाओ मैच देखो, जो इच्छा हो करो. तो जब तक आप नहाएंगे धोएंगे नहीं तब तक आप घर से निकलेंगे नहीं. मतलब जब तक आप पहला टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक दूसरे में हाथ नहीं लगाएंगे. जब तक आप पहली पूड़ी नहीं खाएंगे तब तक दूसरी पूड़ी में हाथ नहीं लगाएंगे. पहली पूड़ी को खाओ तो दूसरी पूड़ी को टच करो. मतलब जब तक पिछला वाला फेज पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे. हम वाटरफॉल मॉडल में फेज को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, समझ लो. हम वाटरफॉल मॉडल में फेज को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं. देखो इसमें भी हमने एक ट्रिक बना दिया, फ्रॉड सिम. तो वहाँ फ्रॉड डीएम थे साहब, तो यहाँ फ्रॉड सिम, एक सिम है किसी की, मतलब किसी कोई फ्रॉड आदमी है उसकी सिम मिली है, फ्रॉड सिम है, मतलब होता है ये सिम फ्रॉड है, फ्रॉड सिम है. तो एफ से हो जाएगा फिजिबिलिटी स्टडी, आर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, डी से डिजाइन, सी से कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, आई से इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, एम से मेंटेनेंस. अगर आप देखोगे तो जो SDLC में था सेम लगभग सारे वही हैं. तो जो वहाँ पे हमने डिफिनीशन पढ़ा, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता था, डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, सेम कंसेप्ट यहाँ भी चलेगा, सेम थ्योरी यहाँ भी चलेगी. तो एक बार वहाँ SDLC पढ़ लिए तो यहाँ भी 10 नंबर खत्म. अगर इसीलिए बोल रहा था कि SDLC इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि SDLC देखो यहाँ भी नहीं छोड़ा आपका वाटरफॉल मॉडल में, SDLC छोड़ेगा नहीं ज़िंदगी भर. अभी यहाँ नहीं, अभी 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में जाओ, इंटरव्यू देने जाओगे, वहाँ तो एकदम SDLC पकड़ के बैठेगा, आपको ज़रूर पूछेंगे. ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होगा जहाँ SDLC न पूछें, हर जगह. और आप अभी से याद कर लो, क्या फ्रॉड CTDM, सुबह शाम फ्रॉड CTDM, किसी भी DM को देखो समझ जाओ फ्रॉड CTDM. सब नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं. तो फ्रॉड CTDM क्या है, SDLC है. और SDLC क्या निकालेगा आपका इंटरव्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. एडवांटेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल क्या होते हैं, तो ये पढ़ लेना. दिस मॉडल इज़ वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. हर सारे जितने भी एडवांटेज हुए, कोई भी एडवांटेज लिखना है तो ये तो ज़रूर होता है
वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, हर जगह इसको लिख के ही आना है। इजी स्टेजेस, इसके मतलब ईच स्टेजेस इन द मॉडल इज क्लियरली डिफाइंड, दिस मॉडल इज हैज़ वेरी क्लियर एंड वेल अंडरस्टैंड, हेल्प इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर हाई, डज नॉट इंक्लूड ए फीडबैक पाथ। तो इसको देख लेना, आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। जितने भी मॉडल हैं सब इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो, और कोई भी आप सारे मॉडल पढ़ के जाओगे तो 30 नंबर तो इसी से फंसेगा, गारंटी है 30 नंबर आ जाएगा। बताऊँ कहाँ कहाँ आएगा, सॉरी 30 नहीं 20 नंबर आएगा। 10 नंबर आएगा आपका सेक्शन बी में, और 10 नंबर आएगा सेक्शन सी में। तो अगर आप यहीं मॉडल अच्छे से पढ़ लो, 20 नंबर तो यहाँ हो गए, और 10 नंबर और कहीं से ला देना, जुगाड़ हो जाएगा जो जुगाड़ वाले हैं। और बाकी जिसको अच्छे नंबर लाने हैं उसको पूरा पढ़ के जाना है। तो प्रोटोटाइप मॉडल की बात करते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच प्रोटोटाइप इज बिल्ड, टेस्टेड एंड रिमूव्ड एंड रीवर्कड अंटिल ए, चलो मैं डिफिनीशन पढ़ लेना, मैं उसको समझाता हूँ होता है क्या है प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है। समझो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और दिमाग में रखो, उतना बहुत है, क्योंकि लिखना तो अपने से है। देखो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है कि प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर सुनो ध्यान से सुनो फिर से। प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के प्रोटोटाइप्स का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। सबसे पहले प्रोटोटाइप का फाउंडेशन किया जाता है, फिर उस प्रोटोटाइप पर आधारित अंतिम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर वाटरफॉल मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, जो उसमें जो कमियां होती हैं उसके लिए क्या करते हैं, जो हम पढ़े थे ऊपर वाटरफॉल मॉडल ना, वाटरफॉल मॉडल में जो कमियां थी उसी को दूर करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल आया। अभी वाटरफॉल मॉडल पढ़े थे, तो जो वाटरफॉल मॉडल में कमियां थी उसको पूरा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी प्रोटोटाइप मॉडल की। प्रोटोटाइप मॉडल जो है, प्रोटोटाइप मॉडल का फाउंडेशन तब किया जाता है जब हमें रिक्वायरमेंट का अच्छी तरह से नॉलेज हो, ठीक है। इस मॉडल की खासियत यह है कि इस मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ हम यूज़, मतलब क्या होता है, चलो प्रोटोटाइप मॉडल्स की खासियत ये होता है कि हम इस मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ भी यूज़ में ला सकते हैं और अकेले भी ला सकते हैं, मतलब दूसरे के साथ भी ला सकते हैं और अकेले भी ला सकते हैं। इस मॉडल में एक दिक्कत भी है, अगर फ़ायदे हैं तो दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है, इस मॉडल में एक दिक्कत यह है कि इंड यूजर्स अगर प्रोटोटाइप मॉडल से खुश नहीं है, ठीक है, तो दोबारा नया प्रोटोटाइप मॉडल नहीं बनाया जा सकता इसमें, इस मॉडल में। क्यों, क्योंकि इस मॉडल में बहुत ज़्यादा समय और बहुत ही पैसा लगता है, ठीक है। अब इसके जो फेजेस हैं उसको अच्छे से याद करके जाओ। देखो फेजेस में हमने एक ट्रिक बनाया है, RQC इंटू BR अफान आदित्य एम। आदित्य एम मतलब आदित्य मिश्रा बोल देना, आदित्य एम मौर्य बोल देना, जो मन वो रख लेना, ठीक है। RQC इंटू BR अपान आदित्य एम। तो R से क्या है, R से है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्विक डिसीजन, फिर कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, जाते समय किससे किससे गुजरता है, बिल्ड प्रोटोटाइप, फिर रिफाइन रिक्वायरमेंट, फिर नीचे एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। देखो इसका फिगर ये है, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल का। फिर चलते हैं स्पाइरल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा एग्जाम में, पेपर आउट है, ये तो आएगा रे, ये तो पक्का आएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। चलो ठीक है, आओ हम रेडी हैं तुमको संभालने के लिए। तो स्पाइरल मॉडल होता क्या है। स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स विच प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। इट इज डायग्रामेटिक representation, it looks like a spiral with many tools
many loops, the exact number of loop of the spiral is unknown and can vary from project. Each loop of the spiral is called a phases of the software development phases. बहुत स्पीड में बोल दिया ना, रुको आपको एक एक चीज़ अच्छे समझाता हूँ। मैंने बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लेना, इसको तो अच्छे ऐसे समझेंगे ना, भूलोगे ही नहीं। देखो हम बात करते हैं स्पाइरल मॉडल, ठीक है। स्पाइरल मॉडल हम वहाँ से छोड़ो, अब इसको देखते रहना बस, और हम बात करते हैं, जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। स्पाइरल मॉडल में वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों होते हैं, मतलब वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से सुन लो, स्पाइरल मॉडल में वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल दोनों होते हैं, मतलब यह वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। स्पाइरल मॉडल का यूज बड़ी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है, छोटे प्रोजेक्ट में इसका यूज नहीं किया जाता है। यह मॉडल बहुत अधिक खर्चीला या महंगा है। यह क्या है, यह विराट कोहली है, बड़े मैचों में चलते हैं, बड़े मैचों में, वो भी फाइनल में नहीं, बड़े मैचों मतलब पाकिस्तान के खिलाफ, केवल पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, और ये बहुत खर्चीला है, बहुत महंगा वाला खिलाड़ी है, ठीक है। स्पाइरल मॉडल का यूज़ बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है, छोटी प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ नहीं किया जाता है, और यह मॉडल बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक महंगा है इस मॉडल का। अच्छा ठीक है, अब आपने बोला ठीक है बता दिए, मैं समझ गया स्पाइरल मॉडल। बताइए कि इसको एक गोल गोल क्यों बनाएं, दिमाग में भी उठता होगा ना, कभी उठा है कि नहीं, कि इसको गोल ही क्यों बनाएं, जलेबी के जैसे, देख रहे हो जलेबी के जैसे, क्यों ऐसा बनाएं, तो गोल ही क्यों बनाए, तो मैं बता रहा हूँ क्यों इसका नाम स्पाइरल पड़ा, क्यों पड़ा बता रहा हूँ, सुनो। इस मॉडल का नाम स्पाइरल इसलिए पड़ा क्योंकि अगर हम इसका फिगर ध्यान से देखो तो एक स्पाइरल जैसा दिखता है, मतलब एक घुमावदार जो घूम रहा है, मतलब जलेबीदार, जो सेंटर पॉइंट से शुरू होकर और कई लूप्स को मतलब लेकर बना रहा है, ऐसे नाच रहा है लूप में, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल में कितने लूप होंगे ये हम पहले से तय नहीं कर सकते, बल्कि यह मतलब ये होता है कि यह प्रोजेक्ट के आकार और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पर निर्भर करता है, ठीक है। यूज़र के जो मतलब प्रोजेक्ट के साइज होते हैं और यूज़र के रिक्वायरमेंट्स पर निर्भर करता है कि इसकी साइज़ क्या होगी, ठीक है। स्पाइरल के प्रत्येक लूप को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक फेज भी बोलते हैं। सुन लो फिर से, स्पाइरल के प्रत्येक लूप को हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक फेज भी कहते हैं। एक शब्द देखिए और इसको अच्छे समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बार बार इन लूप्स से गुजरता है, और इटरेशन के बाद, मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बार बार इन लूप्स से इटरेशन में गुजरता है। प्रत्येक इटरेशन के बाद सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक कंप्लीट वर्जन डेवलप किया जाता है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी फेजेस में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें प्रोटोटाइपिंग के हेल्प से रिजॉल्व किया जाता है। इस फीचर्स को हम रिस्क हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। फिर से बोलूं, ध्यान सुनना। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बार बार इन लूप्स से इटरेशन में गुजरता है। सभी इटरेशन के बाद सॉफ्टवेयर का अधिक से अधिक कंप्लीट वर्जन डेवलप किया जाता है। इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी फेजेस में रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें प्रोटोटाइपिंग के हेल्प से रिजॉल्व किया जाता है, और इस फीचर्स को हम रिस्क हैंडलिंग भी कहते हैं। आई गई बात समझ में? चूँकि इसमें अदर SDLC मॉडल के अप्रोचेस को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसे हम मेटा मॉडल भी बोलते हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए व्हाट इज़ मेटा मॉडल, तो आपने तो पढ़ के गया स्पाइरल मॉडल और आके आ गया इस मेटा मॉडल। तो ये किस लिए आता है पता है? भोले भाले बच्चे जो होते हैं उनको पागल बनाने के लिए, गोलू टाइप के, तो उन्हें पागल बनाने के लिए आते हैं। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप करके आओगे, क्योंकि
स्पाइरल मॉडल पूछा तो भाई सब पढ़े हैं, स्पाइरल से जलेबी याद आई, जलेबी जैसा बना दिए और वहाँ पे OIDR का ट्रिक लगा दिए और हो गया काम। OIDR मतलब ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन, आई से आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व, डी से डेवलप नेक्स्ट वर्जन, आर से रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेजेस। लगा दी। अगर मेटा मॉडल आ गया तब भी वही लगाएंगे डियर, डियर तब भी वही लगाएंगे, वही तो बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आप समझ गए हमें लगता है। अच्छा, स्पाइरल मॉडल का यूज़ कब और कहाँ करना चाहिए? वो कोई एक बंदा था शरारती, वो आया मुझसे बोला यार बहुत देर से पूछ रहे हो, बहुत देर से पूछ रहे हो, बता रहे हो कि स्पाइरल मॉडल ये होता है वो होता है, विराट कोहली बोल दिए इसके बारे में, ऐसे कर दिए, पाकिस्तान को ला दिए, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल ला के रख दिए इसमें, लेकिन ये बताए नहीं कि इसका उपयोग मतलब यूज़ हम कब और कहाँ मतलब करना चाहिए, स्पाइरल मॉडल का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए, तो आप बताए नहीं। अरे डियर मैंने सब बता रखा है, आपने सुना? आपने सुना है और फिर से सुनना, मैंने सब कुछ बताया है, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आप आए हो इतनी दूर, तो डियर आपको बताऊंगा, रुकिए। स्पाइरल मॉडल क्या होता है? यह मॉडल लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल है, ठीक है। बड़ा, जहाँ बड़ा मंच होता है वहाँ परफॉर्मेंस करता है, बड़े मंच पे। इस मॉडल का उपयोग वहाँ हम करते हैं, मतलब इस मॉडल का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ रिस्क और कास्ट अधिक होता है, रिस्क और कास्ट जहाँ अधिक होता है। जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से नहीं समझ पाता है तब हम इसको स्पाइरल मॉडल का यूज़ करते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, जहाँ चैलेंजेस होते हैं, जहाँ दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। जहाँ पर किसी भी समय प्रोजेक्ट में चेंज की आवश्यकता हो सकती है, मतलब अचानक आप कंपनी में काम करके और घर पे आए और आपका बॉस आपको फ़ोन कर दिया 1 बजे रात, भाई बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत, अब बहुत उसमें एक प्रोजेक्ट जो बना था उसमें चेंजेस करने हैं तो उसको चेंज करो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या है वो? स्पाइरल मॉडल है, जहाँ पर किसी भी समय मतलब किसी भी समय, रात को 1 बजे 2, भाई प्रोजेक्ट बन रहा, कभी भी दिक्कत आ सकती है, तो जहाँ पर किसी भी समय प्रोजेक्ट में चेंजेस की आवश्यकता होती है उसी को हम बोलते हैं स्पाइरल मॉडल। जब हम प्रोजेक्ट को निरंतर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो वहाँ पे भी स्पाइरल मॉडल का यूज होता है। सो ये बहुत, हमें लगता है कि स्पाइरल मॉडल को हम लोग इतने अच्छे से समझ लिए कि अब समझने की ज़रूरत ही नहीं है। एडवांटेज तो देखना ही नहीं है क्या है। रिस्क हैंडलिंग, गुड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, फ्लेक्सिबल एंड रिक्वायरमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डिसएडवांटेज क्या होता है? कम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव, टू मच। ठीक है, इसको देख लेना, पढ़ लो और एक बार फिर से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, और स्पाइरल मॉडल और SDLC 2 समझ लो कि पेपर आउट है, 2 आपके आने वाले हैं एग्जाम में, फिक्स हैं। बच्चा कि पहली बात तो कि जितने मॉडल हैं सब इम्पोर्टेंट है, दूसरी बात है कि ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये पेपर आउट है, बाकी 2 और आ सकते हैं, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट फर्स्ट हमारे तरफ से समाप्त है, कुछ नहीं बचा है। अगर आप इतना करके जाएंगे तो पूरा करके आएंगे 100% यूनिट फर्स्ट में, इसके बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। ओके, धन्यवाद।